नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, GDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम एजिंग पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एजिंग पार्ट फर्स्ट में कि उसमें एजिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम इसकी थ्योरीज के बारे में देखेंगे। तो ये टॉपिक BSc पार्ट थर्ड और पेपर थर्ड का और यूनिट फोर्थ का है। अब हम यहाँ थ्योरीज ऑफ एजिंग या जीर्णता के सिद्धांतों के बारे में देखेंगे कि जीर्णता के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, जैसे जैसे एजिंग की जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में अगर पता चला तो इसके कई साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज भी दिए थे। तो ये थ्योरीज हैं: फर्स्ट, फ्री रेडिकल थ्योरी या मुक्त मूलक सिद्धांत; सेकंड, सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी; और थर्ड, कीलोन थ्योरी; और फोर्थ, एजिंग पिगमेंट थ्योरी या जीर्णता वर्णक सिद्धांत; और फिफ्थ, सिस्टमेटिक थ्योरी या तंत्रिका सिद्धांत; और लास्ट सिक्स, जेनेटिक रेगुलेशन थ्योरी या आनुवंशिक नियमन सिद्धांत। इन सभी थ्योरीज के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है जो फ्री रेडिकल थ्योरी या मुक्त मूलक सिद्धांत में क्या होता है, और इस सिद्धांत की इवेंट किसने किया था? डी हरमन ने 1956 में इसको प्रतिपादित किया था। और इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो एजिंग में फ्री रेडिकल रिएक्शंस के कारण होती है ये सब, और ये रिएक्शंस सभी एनिमल्स में पाई जाती है। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें फ्री रेडिकल्स रिएक्शन पाई जाती है। और इन रिएक्शंस में अधिकतर क्या होता है कि जो एक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनसे क्या होता है, इन रेडिकल्स में केमिकल क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और इनकी जैविक सिस्टम में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो सदैव इनमें प्रेजेंट रहता है, वो हमेशा, और वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट। और ये फ्री रेडिकल्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई उत्प्रेरकों द्वारा होती है, जैसे कि कॉपर, फेरम, मैंगनीज। इनसे अधिक होती है, तीव्र होती हैं। जबकि जो विटामिन ई और सेकंड मर्केप्टो एथिल एमीन के द्वारा क्या होती है, डिप्रेस होती है। ये सेकंड सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी या कायिक उत्परिवर्तन सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक जो स्पीसीज होती है उसकी एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है और उसके पीछे एक पूरा कोऑर्डिनेट आनुवंशिक प्रोग्राम होता है। किसी DNA के नाइट्रोजन जो बेस होते हैं उनमें होने वाले चेंजेस के कारण ही इनमें क्या होता है कि जो mRNA फॉर्म होता है और प्रोटीन का प्रकार भी इफेक्ट होता है। और यदि ये म्यूटेशन जेनेटिक सेल्स में हो तो ये क्या होता है कि इनका जनरेशन टू जनरेशन संचरण होता रहता है। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स में होता है उनमें होने वाला ये म्यूटेशन एनिमल की डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। और ये म्यूटेशन रेडिएशन के द्वारा होता है, जैसे कि एनिमल की रेडिएशन में उद्भासित करने पर इनकी एज भी कम हो जाती है। अब थर्ड है कैलोन थ्योरी। कैलोन थ्योरी, तो कैलोन सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बोलोव ने 1971 में कैलोन थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, जो कैलोन सेल्स में स्पेसिफिक म्यूकोप्रोटीन फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो माइटोसिस डिवीजन है उसका वो विरोध करते हैं, निरोधन करते हैं। और इसमें क्या, एजिंग के साथ साथ कैलोन की जो क्वांटिटी है वो सेल्स में बढ़ती रहती है। इसके कारण क्या होता है कि सेल्स में जो डिवीजन कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है। अब फोर्थ है एजिंग पिगमेंट थ्योरी या जीर्णता वर्णक सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चियो ने 1969 में किया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स में लाइपोफोक्सिन जो होता है वो एक नेचर का एजिंग पिगमेंट पाया जाता है
और यह पिगमेंट स्पेसिफिक सेल्स में ही नर्व सेल्स व मसल सेल्स का एक मेन फीचर्स हैं। और इन पिगमेंट्स में क्या है कि सूडान ब्लैक वे PAS मीन्स पीरियोडिक एसिड इस पिगमेंट से डाइज किया जाता है। और विटामिन E की कमी से इन पिगमेंट्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। सिस्टमिक थ्योरी या तंत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बर्नेट ने बताया। और उनके अनुसार क्या होता है कि जो बॉडी के कुछ अंग जैसे थाइमस ग्लैंड, ब्रेन और बायोलॉजिकल क्लॉक ये रेगुलर रूप से वर्क करते हैं। और इन ऑर्गन्स के द्वारा क्या होता है कि एजिंग की जो रेट है उसका कंट्रोल होता है, इनके द्वारा ही होता है कंट्रोल। और इनके ये जैसे बर्नआउट के अनुसार क्या है कि थाइमस जो ग्लैंड होती है उसमें एजिंग के लिए एक गति प्रेरक होता है, गति प्रेरक का कार्य करती है। और यह ग्लैंड इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे एनिमल की डिजीज़ के साथ लड़ने की कैपेसिटी भी समाप्त हो जाती है। और यह सिस्टम स्वयं शरीर के सेल्स के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। अब लास्ट थ्योरी है जेनेटिक रेगुलेशन थ्योरी या आनुवांशिक नियमन सिद्धांत। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एनिमल्स में एज वे एजिंग ये अंतर्जात होती है। वही किसके द्वारा कंट्रोल होती है? जीन्स द्वारा ये कंट्रोल होती है। यदि एनिमल की जो सारी सेल्स होती हैं उनकी जीनी स्ट्रक्चर एक समान होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है इसमें अलग अलग होती है और इनका एपिजीनोटाइप अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार एक अवस्था में कोई विशेष जीन ही एक्टिव होता है जबकि दूसरे जीन पैसिव होते हैं। तो इस फेज में क्या होता है कि जो क्रमिक प्राप्ति और दूसरे जीन के एक्टिवेशन का कारण बनती है। इसलिए एजिंग में कोई रैंडम इवेंट्स नहीं बल्कि एक प्री रेगुलेटिव कार्यक्रम होता है। अब हम यहाँ उन थ्योरीज के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स एजिंग के दिए गए हैं, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजिंग, मतलब जीर्णता के आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये सिद्धांत हमारे इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने शोध पत्रिका में करंट साइंस के अंक संख्या किसमें दिए थे? 74 में। और वो कब दिए थे? 25 मई 1998 में दिए थे। तो ये कौन कौन से? जैसे फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एजिंग, जीर्णता में जीन प्रदर्शन का नियंत्रण। और सेकंड है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर एजिंग, या कोशिकीय जीर्णता के आणविक पहलू। और थर्ड, माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में म्यूटेशन, उत्परिवर्तन और जीर्णता। अब हम यहाँ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एजिंग, मतलब जीर्णता में जीन प्रदर्शन का नियंत्रण के बारे में देखेंगे कि कैसे होता है। इसके बारे में सबसे पहले MS कानून और उनके और दूसरे साथियों ने इसके बारे में पाया था कि एनिमल्स में सेक्सुअल मैचुरेशन के बाद में संपन्न होने वाली जो एजिंग की सभी ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली के बारे में जो हंस का सामूहिक परिणाम होता है। और वो क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली में हंस अलग अलग समय पर अलग अलग रेट से होता है, जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और एलानिल एमिनो ट्रांसफेरेज जैसे आइसो एंजाइम प्रतिरूपों के अध्ययन में पाया कि जीन जो एक एंजाइम की कई सब यूनिट्स का सिंथेसिस करते हैं और एनिमल के लाइफ साइकिल में क्रम वाइज रूप से एक के बाद एक शोभिक होते हैं। लैंगिक जो सेक्सुअल मैचुरेशन के बाद में जो एंजाइम होते हैं उनके लेवल में कमी होती है और वो किससे होती है? स्टेरॉयड हार्मोन के द्वारा जीन को एक्टिव करके दोबारा सामान्य एंजाइम लेवल तक लाया जा सकता है। जैसे कि
कई सारे जो जीन्स होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन में पाया गया कि एक जीन का डेमोस्ट्रेशन सेक्सुअल मैट्रिसेशन के बाद में कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांस एक्टिंग जो होती हैं वो सेंट्रल प्रोटीन का जो लेवल होता है उसको कम हो जाता है, और वो इन जीन के प्रोमोटर एरियाज में स्पेसिफिक सिस स्तरों पर बंधित हो जाते हैं। और ये प्रोटीन क्या होता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन द्वारा ही प्रेरित होते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में होने वाली एजिंग स्टेरॉयड हार्मोन के कारण डिलेड हो जाती है। इसकी जो मॉडर्न कंसेप्ट में सेकेंड थ्योरी थी वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन एंड एजिंग, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उत्परिवर्तन और जीर्णता। इसके बारे में सबसे पहले हार्मन के साइंटिस्ट ने फ्री रेडिकल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल वो ह्यूमन एजिंग में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है उनकी, और ये फ्री रेडिकल माइटोकॉन्ड्रिया को अपना टारगेट स्थल बनाते हैं। और इसी के में क्या होता है कि मिक्यूल और उनके कई सहयोगी थे, उन्होंने बताया था कि एजिंग के कारण सेल्स में एजिंग पिगमेंट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन की इससे क्या होता है परसेंटेज बढ़ जाती है। जबकि अभी अभी रिसेंट में ये पाया कि इन्होंने बताया कि आउ हु बे और उनके और दूसरे साथी थे, उन्होंने क्या कि ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज और मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्शन होता है वो एजिंग के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है विकृत रेस्पिरेशन चेन होती है, उनके अभाव में जो इलेक्ट्रॉन लीकेज है वो भी बढ़ जाता है। और उनसे क्या होता है कि एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इफ़ेक्ट होती है। और इसके बाद में क्या पाया कि माइटोकॉन्ड्रिया में सुपर ऑक्साइड रेनाइनो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन एज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, जबकि प्रीटी ऑक्सीडेंट का जो सेलुलर स्तर है वो एजिंग के साथ साथ कम हो जाता है। तो इन दो काउंटर करंट जो इवेंट्स के कारण ही एजिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन तनाव बढ़ता जाता है। वे सेल्स में क्या होता है कि उनके टिश्यूज़ में जो उपस्थित होती है जैव अणु वो भी डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उनमें क्या होता है कि जो एजिंग टिश्यूज़ हैं उनमें वसीय परऑक्सीडेशन और प्रोटीन मॉडिफिकेशन, इसके अलावा डीएनए म्यूटेशन की रेट में भी ग्रोथ होती है। और जो mRNA होते हैं उनके हिस्टोन द्वारा सेफ नहीं होता, जबकि उनका ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती है इसके लिए केंद्रीय डीएनए की तुलना में ज़्यादा ये सुग्राही हो जाता है। और एजिंग के साथ साथ सेल्स में mRNA में म्यूटेशन की रेट में भी ग्रोथ होती है। और म्यूटेशन में mRNA की जो रेस्पिरेटरी एंजाइम को कोडित करते हैं, जिस कारण क्या होता है जो ROS और जो फ्री रेडिकल्स हो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा विखंडित कर देते हैं। तो अब क्या होता है इसमें विशियस साइकिल, ये ह्यूमन बींग्स में एजिंग के दौरान ही होता है। इनमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला ETS में ऑक्सीजन का जो होता है वो कुछ भाग इनकम्प्लीट रूप से अनडाइजेस्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन की रूपांतरण से ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिफिक और रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो जनरली क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्कैन वर्जर के द्वारा डिस्पोज भी हो जाते हैं। और इनकी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन से mRNA में जो म्यूटेशन होता है वो एक इंटरनल मेम्ब्रेन के निकट पाए जाते हैं
और इस म्यूटेशन से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एंजाइमों के कारण क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और साथ ही साथ आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिफिक, इसका अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कई सारे जैव अणुओं का ऑक्सीडेशन विखंडन उत्प्रेरित होता है, और इसके कारण एजिंग के दौरान इस साइकिल में होने से क्या होता है कि सेल्स और टिश्यूज़ की जो बायो एनर्जी है उससे संबंधित जो जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर एजिंग या जो मॉडर्न कंसेप्ट होता है एजिंग का, उसके बारे में हम डायग्राम के देखेंगे कि ये कोशिकीय जीर्णता के आणविक पहलू कौन कौन से हैं। जैसे कि ह्यूमन की जो डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो एक प्रकार की मॉर्टल सेल्स होती हैं, और वो इन विट्रो में निश्चित संख्या में विभाजित हो जाने के बाद इनका जो डिवीज़न रेट है वो कम या बिल्कुल रुक जाता है, और एजिंग अवस्था से पहले होने वाले जो डिवीजन्स की संख्या है उस स्पीसीज की एवरेज जो एज होती है उससे संबंधित होते हैं। इसके बाद में इसके अतिरिक्त जो होता है वो है सेंसेंस या जीर्णता में जितने भी डिफरेंट जीन प्रोडक्ट हैं वो ओल्ड एज में हर सेल्स में शो होते हैं। प्रोजेरिया और बर्नर सिंड्रोम युक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके स्टडी से पहले ही ये एजिंग को शो करती हैं, और सेलुलर जीर्णता जो सतही दृष्टि से सेल्स की ये शांत अवस्था में समान होती है। तो एजिंग की जो फेज होती है उसमें कोशिकीय चक्कर में G1, S, G2 और M फेजेज के अलावा GO व GS फेजी पाई जाती है। और इस साइकिल में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो रेस्ट स्टेज में आ जाती है, और रेस्ट स्टेज में क्या होता है जी GO और GS के बीच में जो होता है उनके बीच में होती है रेस्ट स्टेज। तो एजिंग के द्वारा क्या होता है कि जो फाइब्रस सेल्स होती है उनमें ग्रोथ इनहिबिटर के अवरुद्ध हो जाने के कारण होता है M1 डिवीज़न फेज है उसका मॉडिफिकेशन M2 विभाजन पथ में हो जाता है, और इससे M2 पथ में क्या होता है टीलोमेरेज एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है, और सामान्य फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होता है वो एक कैंसर सेल का रूप ले लेती है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक एजिंग पार्ट सेकंड या थ्योरीज ऑफ एजिंग ये कंप्लीट हो गया है।